प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं 10th क्लास का गणित विषय का सेट नंबर 3। इससे पहले मैंने सेट नंबर 1 और 2 करवा चुका हूं मैं, और 3 नंबर का आप सोल्यूशन देख रहे हैं। इसी तरह से आपके सारे सेट्स को मैं सॉल्व करवा रहा हूं। अगर चैनल पे आप बने हुए हैं तो सबको आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इस चैनल पे जितने भी आपके सिलेबस के अनुसार जितने भी मॉडल पेपर जारी हुए हैं उन सभी का सोल्यूशन हमने बना दिया है। मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर दिया गया है। सभी क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे तो आपके 90 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। अगर आप सितंबर से लेकर के अक्टूबर और नवंबर के जो भी मैंने पेपर डाले हैं उन सभी को देख लेते हैं तो ये गारंटी है 90 प्लस मार्क्स लेना है। तो आपको अर्धवार्षिक, सावधि परीक्षा और प्री बोर्ड के एग्जाम पेपर मैंने डाले हैं, उन सभी को पढ़ लेना, आपका काम आसानी से हो जाएगा। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा गया 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। हर बार बताया मैंने कि सिंपल इसे 156 का आप एलसीएम लेंगे, 156 लिखेंगे और 156 को आप एलसीएम से भाग देंगे। तो 2 से पहले देंगे तो 2 सते 14 और 2 अट्ठे 16, 78 आ जाएगा। फिर 2 से देंगे तो 2 3 6 और 2 9 में 18 आ जाएगा। फिर 39 आएगा, और 39 जो है 3 के टेबल में आता है तो 3 कम 3 और 3 3 9 तो 13 आ जाएगा। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 आ गया। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस तरह से आपके सारे सॉल्यूशंस मैंने बता रखे हैं। अगर आपको पांचों सेट्स के फुल सॉल्यूशन बोर्ड पे चाहिए तो आप मेरे को कमेंट जरूर करना। मैं आपको पूरे पांचों सेट के जो बड़े क्वेश्चन है जिनको सॉल्व करने की ज़रूरत है वो सारे के सारे सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा एक एक स्टेप से कि उसका आंसर आएगा कैसे। 2 नंबर क्वेश्चन है 96 और 404 का महत्तम समावर्त्य 4 दिया गया है। तो 96 और 404 का लघुत्तम समावर्त्य निकालना है। तो 96 गुणा 404 कर लेना है, और 404 करने के बाद में इसमें 4 से 4 आपको दिया गया महत्तम समावर्त्य, तो इसको 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड करके जब इसको वैल्यू निकालोगे तो आपका आ जाएगा 96 96। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 3 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया, इसमें पूछा गया आपको 12, 15 और 21 का एलसीएम निकालना है। तो 12 साथ में 15 और साथ में 21 लिख लोगे, और 21 इन सभी को एलसीएम यानी लसअपा निकाल लोगे। तो 2 से निकालोगे तो नहीं जाएगा सारा का सारा, 3 से निकालोगे तो चला जाएगा। मैं तो सीधा सीधा कहूँगा कि 3 से निकालिए, कि 3 से में सारा जा रहा है। तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 सत 21। इसके अलावा और भी कटेगा ही नहीं। तो हम कर लेंगे 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 7, और इनको सभी को गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 420। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में पूछा गया है धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप में नहीं हो सकता। तो हम 6q प्लस 2 के रूप में उसको नहीं लिख सकते हैं। वो धनात्मक विषम नहीं होगा, धनात्मक क्या हो जाएगा, सम। अगर हम यहाँ पे विषम पूर्णांक की बात कर रहे हैं तो अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 गुणा करेंगे 6 से तो हो जाएगा 6 कम 6, और प्लस में 2 हो जाएगा 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये 8 हो जाएगा। तो 8 क्या है, विषम नहीं है, इसीलिए आपको विषम पूर्णांक में यही इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। जब भी आप इसमें सम संख्या रखोगे कोई भी, तो यहाँ पर ये इसका जो है रूप वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसमें पूछा गया द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यांक बताने हैं। तो हमारा जो ये 5 है इसको हमें टुकड़े करने पड़ेंगे तब जाके हमारा शून्यांक निकलेगा। तो इसके टुकड़े ऐसे करने हैं कि इसका गुणनफल तो 6 आया, लेकिन इनका जोड़ने घटाने पे 5 आ जाए। तो -2 और -3 अगर हम करते हैं -3x और -2x, तो इस तरह से करते हैं तो ये हमारा 5 आ जाता है, और इन दोनों का गुणा करते हैं तो 2 और गुणा 3 तो 6 आ जाता है। तो ये टुकड़े हो जाएंगे इस समीकरण के, और टुकड़े निकालने के बाद में ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो दोनों माइनस में इसके अलग अलग हो जाते हैं। और जब x की मान निकालेंगे तो -2 का 2 हो जाएगा और -3 का 3 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 और 3। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको ऑन बोर्ड में समझा दूंगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस चिंता मत करिए, मैं आपको गारंटी है कि इसको समझा दूंगा। यदि बहुपद, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत बोलना कि आप सर बोर्ड पे समझाइए, कमेंट कर देना, इस कमेंट सेक्शन में आपका इंतज़ार रहेगा। उसके बाद में आते हैं बहुपद जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यांक बराबर है किंतु विपरीत है। तो एक का मान क्या होगा, जब बराबर और विपरीत होंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर -4 रहेगा और एक 4 रहेगा तो दोनों मिला करके क्या हो जाएगा, -4, और 4 को जब हम प्लस करेंगे तो शून्यांक क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, अगर -1 और प्लस का 1 है तो भी करेंगे तो 0 हो जाएगा, और -2 और प्लस का 2 है तो भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब जब भी बराबर होंगे और विपरीत होंगे तो 0 आएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी बहुपद जो है पी एक्स दे रखा है, उसके लिए ग्राफ दे रखा है। तो इसमें आपको शून्यांकों की संख्या बतानी है। तो ये देखोगे आप, ग्राफ है नहीं, ये एक्स वाली लाइन को 2 बार काट रहा है, एक तो 0 के इधर पास में और एक एक्स के पास में 2 बार काट रहा है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
समीकरण युग्म दे रखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और इसी तरह a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो इसमें यदि a1 बराबर a2 बराबर नहीं है b1 बराबर b2 के, तो इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नवा क्वेश्चन है, रेखाओं 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 6y बराबर 15 के कितने हल होंगे। तो इसका कोई भी हल नहीं आएगा, क्योंकि जब हम इन दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो देखिए 2x प्लस 3y है और दूसरा है आपका 4x प्लस 6y। ठीक है, तो इसमें से इस समीकरण को, ऊपर वाले समीकरण को अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ तो इसका भी 4x हो जाएगा और इसका 6y हो जाएगा, जो कि नीचे पहले से ही 4x और 6y है। और इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो सारे के सारे x भी कट जाएगा, y भी कट जाएगा, तो हमारा मान किसी का नहीं निकलेगा। जब x ही नहीं रहेगा, y नहीं रहेगा, तो मान किसका रखेंगे, तो हमारे पास कोई हल नहीं निकलेगा। इसके बाद में, यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है तो उसके द्वारा निरूपित रेखाएं जो है कैसी हो जाती हैं, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है, समांतर होती हैं। 11वां क्वेश्चन है, समीकरण युग्म जो है 5x प्लस 3y बराबर 8 है और 3x प्लस 2y बराबर 1 है, इसका हल क्या होगा। तो ऐसे ही पहले सबसे पहले इन दोनों को समीकरण को बराबर करेंगे, इसको कर लेंगे 3 से गुणा और इसको कर लेंगे 5 से गुणा, इसको करेंगे 3 से गुणा और फिर एक दूसरे में से समीकरण को घटा देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा x बराबर 1 और y बराबर -1 आ जाएगा। तो ये आपका सोल्यूशन। उसके बाद में आते हैं 12वें क्वेश्चन पर, रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता उसको हम असंगत कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में 13 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा क्या गया है, समीकरण युग्म जो दे रखा है x प्लस वाई बराबर 7 और x माइनस वाई बराबर 1 का हल आपको बताना है। तो देखिए x प्लस वाई बराबर 7 है, ये सिंपल है, मैं आपको एक करके दिखाता हूँ तो आपको ऊपर वाले क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। तो 7 है और नीचे है x माइनस वाई बराबर 1। तो हम देखेंगे कि इन दोनों को जोड़ूंगा तो मैं x और y से y कट जाएगा और दोनों को जोड़ने पर जो है ये 2x बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर टोटल 8 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 8/2। x यहाँ से 2 हटा देंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है आपका क्या आ जाएगा आंसर, 4। 1 और 4 जब आप x की जगह रखोगे तो y का मान क्या आ जाएगा, 7 में से -4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे सभी को तो उसमें से केवल एक ही समीकरण बचेगी a, जिसका स्क्वायर में मान आएगा, तो ये आ जाएगा द्विघात समीकरण। उसके बाद में, यदि द्वितीय समीकरण x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 4 बराबर 0, तो और मूल जो है, एक मूल 4 दे रखा है, तो k का मान बताना है। तो k का मान जब मूलों को रखोगी तो मूल हमारे होते हैं अल्फ़ा और बीटा, एक होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और एक होता है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये हमारा होता है। ठीक है, तो इन दोनों का मान में से एक मान दे रखा है, एक मूल दे रखा है और दूसरे हमारा k को वैल्यू को निकालना है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। कितना आएगा, -11। ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपसे पूछा गया है, वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 2 और -2 हैं, तो आपको वो बताना है समीकरण कैसी होगी। तो वो समीकरण हो जाएगी x² - 2। तो क्योंकि आपका x² -4 हो जाएगी, x² -4 है, तो आप जब x² को वहीं रख छोड़ोगे और -4 को इधर ले जाओगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा, 4 की अंडर रूट। और जब अंडर रूट होता है प्लस माइनस 1 हो जा प्लस माइनस हो जाता है बाहर। जब अंडर रूट निकालेंगे तो 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो 2 प्लस का भी आया और 2 माइनस का भी आया। तो यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन है, देखो 2 प्लस का है 2 माइनस का है, तो उसके हिसाब से हमारा कौन सा आंसर सही हुआ, बी आंसर सही हुआ, x² - 4 = 0। इसके बाद में द्विघात समीकरण जो है 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रवृत्ति कैसी होगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए हमें इसका जो है ये निकालना पड़ेगा आपको, विविध कर, और विविध कर निकालोगे तो वास्तविक और बराबर आएगा। उसके बाद आते हैं 18 क्वेश्चन नंबर पे, द्विघात समीकरण जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 4x प्लस 3 = 0 है, तो इसका विविध कर निकालना है आपको। तो विविध कर का फॉर्मूला आपको पता ही है कि आपका जो होता है b² + -4ac होता है, तो वो हमारे को यहाँ पे यूज़ करना है और उससे हमारे निकलेगा -8। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण ax² - 4x + 1 = 0 के मूल जो समान मूल हैं, तो a की वैल्यू आपको निकालनी है। जब समान ही मूल हैं तो समान मूल्य में जो एक x के साथ जो लगा हुआ है वही आएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 4। उसके बाद में 20 नंबर जो है, द्विघात समीकरण x² - 3x + 2 = 0 है, तो इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो मूलों की प्रकृति मैंने बताई है, मूल कैसे ज्ञात करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी कि अल्फ़ा और बीटा आपको ज्ञात करनी है। तो अल्फ़ा और बीटा को ज्ञात करने के लिए मैंने दूसरे वीडियो में बताया। अगर आप कमेंट करते हैं कि इसको लाइव समझाना है तो मैं पूरे पेपर को लाइव समझाऊंगा।
तो आप कमेंट कर देना। और इसका जो आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन आ जाएगा 1,2। मैं आंसर्स आपको कोई भी छोड़ूंगा नहीं, आंसर तो सारे बताऊंगा, लेकिन अगर कोई आंसर आपको समझ में नहीं आता तो उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा, मैं आपको पूरा का पूरा सॉल्व कर दूंगा। एपी दी गई है यहाँ पर 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। तो इसका प्रथम पद ए निकालना है और सार्वंतर डी निकालना है। तो प्रथम पद तो आपको दिख ही रहेगा, पहला वाला जो होता है वो प्रथम पद होता है, और सार्वंतर जो होता है दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देते हैं तो -1 आएगा। करके देख लो, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद में आपसे एपी दिया गया है 10, 7, 4 जो कि घट रहा है, इसका तीसरा पद निकालना है। तो जब घटता रहेगा तो तीसरा पद जो है -77 आएगा। इसका भी फॉर्मूला मैंने बताया है पहले पार्ट में, पहले सेट में। इसके बाद में 23वें नंबर क्वेश्चन है, एपी है 5, 7, 9, 11। इसमें देखिए 5, 7, 9, 11 इसमें बढ़ रहा है, तो कौन सा पद जो है वो 27 हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 12वां जो पद आएगा, ए एन की वैल्यू, ए एन पूछा है, तो कौन सा पद हो जाएगा हमारा, जो वो हो जाएगा 12वां पद। ठीक है। इसके बाद आते हैं, एपी दे रखा है फिर से आपका 8, 3, -2 यानी कि घट रहा है, तो इसका 22वां पद क्या होगा, तो -979 हो जाएगा। ठीक है, -979, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूले में लगाना है, डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना है आपको। डी पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए, उसके अलावा आपको जरूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत होगी तो एन की एन हम निकाल ही लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, समान भुजाओं वाले सभी बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती हो तो। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, आकृति में जो है ए डी बराबर 1 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 1.5 और ई 2 दे रखा है, तो ई सी निकालना है। इसमें समातु ये जो बराबर होता है इसके बराबर होता है, ये जो बराबर इसके बराबर होता है, जब हम इसका अनुपात में लिखते हैं। तो यहाँ पर ए डी अपॉन में बी डी बराबर हो जाएगा ए ई अपॉन में ई सी। तो बस हम सारे समीकरणों में ये सारे का मान रखेंगे तो जो बचा हुआ समीकरण अपने आप निकल जाएगा। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, इसमें आपसे मान निकालने के बाद में इसमें आपको जो है बताना भी है कि इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आपका जो है, जब आप मान निकालोगे तो इसमें से कोई भी कथन सत्य नहीं आएगा, तो इसमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। उसके बाद में हम आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा जो है समानुपाती होती है, बी ऑप्शन करेक्ट करना है। 28 नंबर है, त्रिभुज आपको ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर दोनों यहाँ पे दे रखे हैं, इसके हिसाब से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो ये वाला त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज जो है दोनों सर्वांसम हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा त्रिभुज ए बी सी सर्वांसम है आर क्यू पी के। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 29 नंबर जो क्वेश्चन है, मान लीजिए कि ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ जो है आपका सिमिलर है, तो इसके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 21 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ई एफ 54 है तो बी सी का मान निकालना है। तो त्रिभुज दोनों बनाएंगे और दोनों का क्षेत्रफल की तुलना कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा ए 11.2 सेंटीमीटर। 30 नंबर है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है, उसके शीर्ष की लंब जो है उसकी क्या है वो बताना है हमें। तो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला में पुट करेंगे, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 10√3 सेंटीमीटर। 31 नंबर है, ट्राइंगल ए बी सी में ए बी भुजा दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ए सी दे रखी है 13 सेंटीमीटर, बी सी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो एंगल बी का आपको मान निकालना है। तो सिंपल है, एंगल बी का मान कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। उसके अलावा आपका जो 32 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, तो उसको छेदक रेखा कहते हैं। दो बिंदुओं, जैसे ये वृत्त है और इसको दो बिंदुओं पे, एक बिंदु ये है एक बिंदु ये है, तो उसको छेदक रेखा कहते हैं। उसके बाद में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, जबकि 10 सेंटीमीटर आपको त्रिज्या दे रखी है, तब निकालना है आपको। तो कितना निकालेंगे हम, 20 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि एक बिंदु पी से 0 वाले यानी कि ओ वाले किसी वृत्त पर, यानी कि केंद्र है ये वो, पी ए और पी बी स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो पी ओ ए का मान आपको निकालना है। जैसे कि ये कोई सर्कल है, इस पे ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है, तो परस्पर ये 80 डिग्री का कोण बना रही है, तो आपको पी ए ओ का मान बताना है, तो वो आ जाएगा 50 डिग्री। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, किसी वृत्त के एक दिए गए बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा पास हो सकती है। 36 नंबर है, 90 डिग्री केंद्रीय कोण और आर त्रिज्या वाले रेखाखंड का क्षेत्रफल आपको बताना है, तो पाई आर स्क्वायर अपन 4 हो जाएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूले में आप डाल सकते हैं क्योंकि 90 डिग्री का केंद्रीय कोण बता रहा है। 37 नंबर है, वृत्त की त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर है, तो सबसे बड़ी जीवा का मान आपको निकालना है। जीवा वाला फॉर्मूला है आपके पास में, जो कि आपका हो जाता है 360 अपन में जो आपका त्रिज्या खंड थीटा अपन में 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर वाला हो जाता है, तो उस फॉर्मूले को रख करके हम निकालेंगे, तो डी ऑप्शन आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। उसके बाद में आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे। 38 नंबर है आपका, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 90 डिग्री कोण बनाता है।
तो आपको चाप की लंबाई बतानी है, जिसका आंसर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। उसके बाद में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा जो है केंद्र पर समकोण आंतरित करती है, यानी कि ऐसा कोई सर्किल है उस पे आपका केंद्र पे ये 90 डिग्री बन गया, ये 90 डिग्री बन गया। तो इसमें बोल रहा है कि दीर्घ त्रिज्या खंड, यानी कि ये बड़े वाले का क्षेत्रफल क्या होगा। हम जानते हैं कि ये पूरा का पूरा 360 होता है, और इसमें से ये बोल रहा है कि 90 डिग्री ये बना हुआ है, तो -90 डिग्री हो गया, यानी कि 270 डिग्री हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। तो 270 बटे में 360 करके, और बाकी हम इस पे हमारे पास त्रिज्या दे रखी है उसको मल्टीप्लाई करके पाई से, और आंसर निकालेंगे तो आ जाएगा 225.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया हमारा, डी ऑप्शन। उसके बाद में एक वृत्ताकार जो मैदान है उसमें एक घोड़ा बंधा हुआ है, और वो 7 मीटर लंबी से रस्सी से बंधा हुआ है। तो उस भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है जितने में वो घोड़ा घास चर सकता है। तो सिंपल है, आपको एरिया निकालना है सर्कल का। तो आर दे रखा है आपको, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे और आपका जो आंसर आएगा 38.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हुआ आपका फुल सॉल्यूशन। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट सेक्शन में बता देना आपको अगर पूरा सॉल्यूशन ऑन बोर्ड चाहिए, जो मैं आपके सामने समझाऊं, वीडियो बना करके आपके सामने आ जाऊं, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट आपकी दे रखी है 10th क्लास की, उसको देख लेना, उसमें सारे के सारे वीडियो अवेलेबल हैं सॉल्यूशन के साथ में। हमारा चैनल आप जानते ही अच्छी तरह से, तो याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शेयर ज़रूर करना आप भूलना मत। लाइक कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, सारे आंसर्स मिल गए हों, और सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो हैं मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।